नमस्कार। बायो उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। नीट जो कि दोबारा आयोजित होने जा रही है, री नीट 2026, उसके लिए अपन एनसीईआरटी की सीरीज क्लास 11 के चैप्टर 10 को आज आप डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पहले आज मेरे साथ एक ऐसा हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा पूरा एक वीडियो तैयार किया। वीडियो तैयार करने के बाद में मुझे लगा कि परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वीडियो तो हो गया लेकिन ऑडियो ऐड नहीं हो पाया। तो आज थोड़ी सी आपको पहले से ही लाइनिंग की हुई स्लाइड्स और लाइनिंग की हुई क्लास को रिकैप करवा रहा हूं, क्योंकि क्लास में दोबारा ले रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहां से, ये पहला अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये मेन शुरुआत है। इसमें अपन सेल साइकिल के बारे में समझते हैं, इंटरफेज, डिवीजन फेज, माइटोसिस, मियोसिस और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं नॉन स्टॉप। आपके इस चैप्टर की बात करें कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड होता है उसके सेल डिवीजन के ऊपर और उस सेल के इनलार्जमेंट के ऊपर। जब कभी भी सेल के डिवीजन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो सेल डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल उसके बारे में क्या जाना जा रहा है कि वो सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर। यहां पर वन सेल डॉटर सेल को बनाती है। अगर इक्वल इक्वल प्लॉइडी हो, जैसे एन प्लॉइडी अगुणित हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बने तो समसूत्री माइटोसिस, और अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बने तो रिडक्शनल या मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन या डिवीजन उसको कहते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, किसकी? सेल की। सेल की एक पीरियड ऑफ सेल, जब उसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा हो, ग्रोथ हो रही हो, डिवाइड कर रहा हो, तो डीएनए सिंथेसिस, ग्रोथ और डिवीजन से जब टू डॉटर सेल्स बन रही होती है तो उसको कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में सेल ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ होता है इसका मतलब सेल के अंदर क्या बढ़ता है? सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ना और साथ साथ में डीएनए का डबल होना, तो डीएनए का डबल होना, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, ये किसके लिए इंडिकेशन हो रहा है? ये सेल ग्रोथ के लिए है। और डीएनए जो है उसका डबल होने का भी एक फिक्स स्पेसिफिक स्टेज है, और उस स्पेसिफिक स्टेज को अपन कहते हैं कि वो डीएनए सिंथेसिस एस फेज में हो रहा है। यहां पर फिर अपन बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी करता है। जैसे ह्यूमन के अंदर सेल साइकिल जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, उसी तरह से अगर अपन यीस्ट की बात करें, सैकरोमाइसिस सेरेविसी की, तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी में 90 मिनट्स का होता है। ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स, यीस्ट के अंदर 90 मिनट्स या 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा इसके अंदर मिलेगा। आगे देखते हैं। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। इसके अंदर टू फेजेस की बात की जाती है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है डिवीजन फेज। इंटरफेज की अगर बात करें तो इंटरफेज शुरू होता है G1S और G2 में। G1S G2 ये क्या है? इंटरफेज है। ये इंटरफेस अप्रोक्स 95% जो पार्ट है वो इंटरफेस का होता है। इस पाई चार्ट के अंदर अपन कंपेयर कर रहे हैं। और जो डिवीजन फेज या एम फेज होता है वो मोस्टली 5% होता है। तो इंटरफेज शुरू होता है, डिवीजन फेज के यहां तक एंड होता है, फिर डिवीजन या एम फेज, फिर डिवीजन फेज। इसका मतलब इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, ये चलता रहता है। अब बात करते हैं कि जो एम फेज है, एम फेज में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और बाद में क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस। यहां की ये सारी बातें आगे देखते हैं। इंटरफेज देखा जाए तो इंटरफेज रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत प्रिपरेशन चलती है। ये रेस्टिंग फेज कहा गया है, लेकिन अगर दूसरे मायने में देखें तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ये किस किस के बीच में है? देखो, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज। इसका मतलब एक इंटरफेज किस किस के बीच में है? एम फेज और एम फेज के बीच में है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में है। इसके अंदर होता क्या है? सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का सिंथेसिस होता है। सेल की ग्रोथ होना और डीएनए का सिंथेसिस होना, ये दोनों ही इस इंटरफेज की
खास बात है। और ये पूरा का पूरा 95% जो है टाइम या ड्यूरेशन है, वो पूरे के पूरे सेल साइकिल का 95% पार्ट किसका होता है? इंटरफेस का होता है। इंटरफेस की 3 फेजेस होती है। एक होता है G1, फिर S और G2। G1 जिसको कहते हैं गैप फेज। गैप फेज ये फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है। ये इंटरवल होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। इसमें सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इसके अंदर जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन बनाने के लिए जो मशीनरी है वो काम करती है, और साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन का बनना भी इसमें चलता रहता है। दूसरा होता है एस फेज। एस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज। डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस तार लगा रखें कि डीएनए का डबल होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना किस में होता है? सिंथेसिस फेज में होता है। यहां पर एक खास बात, डीएनए का तो डुप्लीकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम, वो वैसे के वैसे रहते हैं। एनिमल सेल के अंदर रेप्लिकेशन बिगिंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है, जो तारक काय होता है, उसका डबल होना कहां पर होता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। G1 S, और S के बाद में वापस G2 आता है, G फॉर गैप। तो G2 कौन सा हो जाएगा? सेकंड ग्रोथ फेज हो जाएगा। इसमें सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। यहां पर भी आरएनए और प्रोटीन की जो है सिंथेसिस जारी रहता है, ताकि आगे जो डिवीजन इजी रहे। एम फेज को एक्चुअल देखा जाए कि एक्चुअल सेल डिवीजन क्या है? माइटोसिस है, क्योंकि बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल्स तो माइटोटिक डिवीजन करती है। तो एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन को ही एम फेज की तरह बोला गया है। जब गोनाड्स की बात करेंगे, वहां गैमेट बनाएंगे तो मियोसिस होगा। ये जो होता है इंटरफेज के जस्ट बाद में, ये एम फेज होता है। ह्यूमन के अंदर ये एम फेज जो होता है लगभग 1 घंटे का होता है। ह्यूमन का पूरा सेल साइकिल तो होता है 24 आवर्स का, लेकिन 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो चले गए इंटरफेज में, बाकी किस में आ जाएगा? एम फेज में। एम फेज सिर्फ सिंगल फेज एक वर्ड नहीं है। एम फेज में न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होंगे, उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म की बात करें, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज किस किस की बात की जा रही है? एम फेज में आ रहा है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर देखते हैं, कुछ सेल ऐसी भी होती है जो डिवाइड नहीं करती है ना, डू नॉट शो डिवीजन, जैसे कि हार्ट की सेल। कुछ सेल ऐसी होती है जो जरूरत पड़ने पर ओकेजनली, या तो कोई डेड कंडीशन हो जाए या फिर वो डैमेज हो जाए, तब रिप्लेसमेंट का काम करती है, वो रीजनरेशन पर्पस से काम आती है। ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट गैप फेज में जब सेल एंटर करती है, तो जीवन के पास G2 या G1 S G2 वाले रूट को नहीं ऑप्ट करके जीवन एक अलग तरह से इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, उसको कहा जाता है क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं होता है। ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस जो हो सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब पेरेंट्स के क्रोमोसोम और जो डॉटर के जो क्रोमोसोम, प्रोजेनी सेल्स के क्रोमोसोम इक्वल रहेंगे। हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड। और ज्यादातर ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर देखा गया है, या फिर जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, जो लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं, या फिर जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये देखा गया है। ये जो होता है डिवीजन फेज, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर नेक्स्ट, प्रोफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज के अंदर लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज फॉलो करता है एस और G2 को। यहां पर जीवन का मेंशन अक्सर नहीं करते, क्योंकि जीवन से तो स्विच होकर के क्यूसेंट स्टेज भी जारी होती है। इसलिए अपन किसकी बात करेंगे? एस और G2 को फॉलो करता है इंटरफेज। और यहां पर एस G2 जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरवाइंड होते हैं। इंटरवाइंड होने पर धीरे धीरे ये डीएनए मॉलिक्यूल इंटरवाइंड होकर के क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स और ज्यादा इंटरवाइन होते होते क्रोमेटिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ करके एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस पार्ट होता है। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम।
और यहां पर ऐसा माना गया है, ऐसा डायरेक्ट दिखता नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है, बड़ी लाइंस को बड़े स्मार्ट तरीके से बोला है कि दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ऐसा ऐसा कहा गया है, आर सीम टू बी, क्योंकि ये सारी बातें तो मेटाफेज में पता चलेगी, लेकिन प्रोफेज में दोनों ही कंडेंस होकर के क्रोमेटिड्स कंडेंसेशन होकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टू क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सेंट्रोसोम भी, अपन ने कहा ना कि ये तो न्यूक्लियस के अंदर की बात हुई, सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से अपोजिट पोल की तरफ मूव करके ये जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर एस्टर्स बनते हैं, एस्टर्स ये जो होते हैं ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं और स्पिंडल फाइबर से ये पूरा का पूरा एपरेटस बनता है, इसको कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। जब ऐसा होता है प्रोफेज में, तो प्रोफेज के एंड तक यहां पर कोई भी गोल्जी एपरेटस नहीं दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखती है, न्यूक्लियोलस डिसेपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसेपियर हो जाता है। इसका मतलब प्रोफेज के दौरान ये सारे के सारे डिसेपियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इस फोटो से देखो, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर धीरे धीरे डिसेपियर हो गई। मेटाफेज के दौरान धीरे धीरे इक्वेशनल प्लेट पर मेटाफेजिक प्लेट पर आएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स यहां पर डेवलप हो गए हैं, एस्टर्स हो गए, सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे हो गए। जो क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर के डिवीजन के बाद में क्रोमेटिड के वहां से टू अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम की शिफ्टिंग हो रही है। टेलोफेज में यहां पर दोनों में वापस रिवर्स टू प्रोफेज स्टेज बन गई है और वापस इंटरफेज की स्टेजेस आ गई है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। अब देखते हैं मेटाफेज को। मेटाफेज ये न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आउटर बाउंड्री बची है। यहां पर सेंटर में एक जो है एक मेटाफेज प्लेट बनती है, जहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम कंडेंसेशन, या यूं कहें कि कंडेंसेशन क्रोमोसोम का यहां आते बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंडेंसेशन कहां कंप्लीट होता है? मेटाफेज में। और मेटाफेज में जब 100% कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि क्रोमोसोम को कब ऑब्जर्व किया जा सकता है, कब स्टडी करने में बेटर स्टेज की बात करते हैं, तो क्रोमोसोमल स्टडी के लिए बेटर स्टेज कौन सी है? मेटाफेज पे है। माइक्रोस्कोप के अंदर में इसको देख सकते हैं। और इनके यहां पर देखा जाए तो इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आ चुके हैं और यहां पर 2 क्रोमेटिड्स नजर आते हैं। तो क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड और ये स्ट्रक्चर्स देखने का मेटाफेज बेटर स्टेज है। जब इनकी बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं। इक्वेटर पर आने वाली इस प्लेट को क्या कहेंगे? मेटाफेज प्लेट कहेंगे। और स्पिंडल फाइबर्स दोनों पोल से कनेक्ट होकर के क्रोमेटिड में एक, ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के यहाँ पर प्रोटीन की डिस्क होती है, इस डिस्क को कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं कौन? स्पिंडल फाइबर्स। और ऐसे जुड़ करके इसको क्या करते हैं? एक साइड से एक इधर खींचते हैं, जैसे यूं है कि ये जुड़े हुए हैं, तो दोनों अपोजिट पोल की तरफ, अगर ये स्पिंडल फाइबर ये स्पिंडल फाइबर, तो इसको यूं खींच रहे हैं अपोजिट अपोजिट अपोजिट। तो अपोजिट पोल की तरफ खींचने का काम स्पिंडल फाइबर्स ये जो करते हैं। और जुड़ते कहां पर हैं? सॉरी, जुड़ते हैं काइनेटोकोर से। आगे देखो, एनाफेज में जब ये धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ इनको खींचते हुए जाएंगे, तो इनकी जो जो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये शॉर्टेस्ट फेज होती है। एनाफेज की बात करें, कैसी फेज है? शॉर्टेस्ट फेज है। शॉर्टेस्ट फेज होने से अब धीरे धीरे ये क्रोमोसोम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ बनने, डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ शिफ्टिंग में लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये क्रोमेटिड मूव करते हैं इक्वेटर से अपोजिट पोल की तरफ। अरे जैसे मैं एक रस्सी लूं और रस्सी को एक रॉक को लेकर ऐसे खींचूं, ऐसे 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 खींचूं, जितना फोल्ड ऐसे खींचूंगा उतनी उसमें लेंथ कम पड़ेगी। सपोज 10 मीटर की एक रस्सी है और उसमें से मैं 1 मीटर खींचूं, बताओ कितनी लेंथ रहेगी? अब 9 मीटर। फिर 1 मीटर और खींचा, अब कितना हो गया? 8 मीटर। फिर एक और खींचा, 7 मीटर। मतलब जितना मैंने उसको खींचा उतनी लेंथ कम हुई। इसी तरह से यहां पर अपोजिट पोल से जितना इसको ऐसे कांटेक्ट होकर इसको पुल किया जाएगा, ये शॉर्टनिंग होती 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 क्रोमोसोम कहां पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे।
अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने पर अब जो पोजीशन बनेगी, वो जो सिचुएशन बनेगी, वो टेलोफेज के लिए आ जाएगी। ये अब धीरे धीरे अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं और टेलोफेज में वो सारी स्टेजेस रिवर्स होने लग जाएगी। कैसे? जो प्रोफेज में हुई थी वो रिवर्स में होगी। अब यहाँ पर क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप जो पहले डिसअपियर हुआ था वापस बनना चालू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स जो है वो क्लस्टर्स एट ईच पोल, और यहां पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई का कौन कौन गायब हुए थे? प्रोफेज में कौन कौन डिसअपियर हुए थे? न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर। क्या बना था उस दौरान? ये सब गायब हुए थे और आया कौन था? स्पिंडल फाइबर। तो अब वापस जाने की बारी किसकी है? स्पिंडल फाइबर जो बना था वो डिसअपियर होगा, और जो पहले डिसअपियर हुए थे वहां पर रिवर्स टू प्रोफेज, दैट इज द टेलोफेज। तो टेलोफेज में वापस आना चालू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में जब जब न्यूक्लियस की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल की तरफ चले गए, डीएनए डबल हो गया, अब तो साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और ये ऐसा नहीं है कि टेलोफेज के होने का इंतजार करता है। टेलोफेज जब मोस्ट ऑफ कंप्लीट होने वाला होता है उससे पहले से ही साइमल्टेनियस ये भी चालू हो जाता है, टेलोफेज इज इन प्रोग्रेस। जब ये प्रोग्रेस में होता है तभी ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स के अंदर ये साइटोकाइनेसिस बाहर से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से ऐसे अंदर की तरफ आउटर टू इनर चलता है। क्वेश्चन आता है, आउटर टू इनर अगर सेल मेम्ब्रेन धसती जाए और एक टाइम बाद में दो अलग अलग सेल बना दें तो इसको कहते हैं क्लीवेज फोरो मैकेनिज्म। और क्लीवेज फोरो मैकेनिज्म जो है वो एनिमल सेल के अंदर देखा गया है, आउटर टू इनर। लेकिन ये प्लांट के अंदर नहीं हो सकता। प्लांट के अंदर क्यों नहीं हो सकता भाई? बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लांट के अंदर जो है एक स्पेशल टाइप का आउटर कवरिंग प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बड़ी रिजिड है। सेल वॉल जब रिजिड होगी तो आउटर टू इनर तो जाएगा नहीं, तो क्या सेल डिवाइड नहीं करे? साइटोकाइनेसिस नहीं हो। दूसरा तरीका, अब एक इनर टू आउटर एक प्लेट बनेगी अंदर से बाहर की तरफ, और धीरे 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 उसको पार्टीशन कर देगी। तो अंदर से बाहर की तरफ बनाने के लिए यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज आते हैं। गोल्जी बॉडी सारे के सारे इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये प्लेट इनर टू आउटर बनती है, और इनर टू आउटर बनने पर इसको सेल प्लेट कहते हैं। जब ये 2 डॉटर सेल बन जाती है तो इन 2 डॉटर सेल्स के बीच में अब जो ये मटेरियल गोल्जी बॉडी का बचा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला एक तरह का क्या है? ये सेल प्लेट वाला पार्ट है। मिडिल लेमिला यहां से बना है। फिर बात करते हैं साइटोकाइनेसिस में। अब साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो ही रहा है, तब यहां पर अब जरूरत पड़ेगी वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी डॉटर सेल में हो जाएगा। लेकिन एक नई कहानी और होने वाली है कि साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो और कैरियोकाइनेसिस हो जाए तो डीएनए डबल हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, तो या 2 डॉटर सेल्स में, तब वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसको सिनसाइटियम कहा जाएगा। और ये कंडीशन देखी जाती है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। फ्री न्यूक्लियर जो डिविजन्स होते हैं, एंडोस्पर्म अपन पढ़ते हैं 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहां पर इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। ध्यान रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस के एब्सेंस होने की वजह से ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो आइडेंटिकल जीनोम से प्रोड्यूस होती है, मतलब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना हो तो इससे बनाएंगे। इसके साथ साथ में ये किसी क्रोमोसोम के नंबर और उसकी सोमेटिक हर सेल्स के अंदर उतना ही मेंटेन करके रखता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने में से अगर अपन बोले कि अपनी शुरुआत मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत भी एक सिंगल सेल जाइगोट से हुई है, तो ये जाइगोट है उसमें कई बार डिवीजन हो के कंटिन्यूअस ग्रोथ होकर के फिर एक लाइफ की एक हायर कॉम्प्लेक्स स्टेज आती है। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक कौन से डिवीजन रेस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है उसको रिस्टोर करता है ड्यू टू सेल ग्रोथ। जब जब कभी भी सेल्स की रिपेयरिंग करनी पड़े, सेल को रिप्लेस करना पड़े, जैसे कि अपनी स्किन की अपर लेयर एपिडर्मिस की जो स्टेटम जो ऊपर की जो है कॉर्नियम है, ये हटती जाती है 5 लेयर्स में से। तो ये जो अपर लेयर का रिप्लेसमेंट हुआ, लाइनिंग ऑफ द गट हुआ, ब्लड सेल्स हुआ, इन सभी में कौन सा डिवीजन होगा? इन सभी में माइटोटिक डिवीजन होगा। आ जाएगी गट सेल के अंदर, गट लाइनिंग में कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, सोमेटिक बात है, ये तो नॉर्मल बात है।
फिर अपन ने बात यहाँ ऐसे समझते हैं कि ये जो माइटोसिस के बाद में दूसरा जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जिसको कि रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, 2n से n बनने का प्रोसेस रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। ये रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस की 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। और जब एक पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है वो टोटल ओवरऑल 4 डॉटर सेल्स बनती है। और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। जो रिलेवेंट जो है मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट यूज करेंगे, और इधर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, इस तरह से इसमें आता है। मियोसिस यहां पर सिर्फ डीएनए का डबल होता है, और डीएनए का डबल होना कब होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो है कंडीशन डेवलप होती है। ऐसा डिवीजन गैमेटोजेनेसिस के दौरान रिपोर्ट किया गया है। गैमेट बनते हैं और गैमेट 2n से n बनते हैं। इसका मतलब हैप्लॉइड गैमेट को बनाने के लिए कौन सा डिवीजन? इसको बनाने के लिए मियोटिक डिवीजन होता है। ये लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की 5 सब फेजेस होती है, या 5 फेजेस की बात करें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। कौन कौन सी होगी साहब? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। देखो साहब इसको LZPD डाई। और लेप्टोटीन को क्या कहा जाता है? लेप्टोटीन को लेप्टोनिमा भी कहा जाता है। बुके स्टेज होती है इसमें। यहां पर सारे के सारे सिलेंडर क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन फाइबर्स लॉन्ग स्ट्रक्चर में हो जाता है, न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद में जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस बनता है, सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और साथ साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग करना चालू हो जाते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम को अब यहां पर पेयरिंग के बाद में इसको बाइवेलेंट कहा जाता है। पेकाइटिन की बात करें, पेकाइटिन एक लॉन्गर फेज है। पेकाइटिन से तो बहुत बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है पेकाइटिन। पेकाइटिन की बात करें, यहां पर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट होते हैं सिमिलर क्रोमेटिड के अंदर, और अब ये स्टेज टेट्राड कहलाती है। यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने के बाद यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर जो है एक्टिविटी होती है, और क्रॉसिंग ओवर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होने से एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, न्यू वेरिएशंस डेवलप होते हैं। और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। और ये रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। रिकॉम्बिनेशन ये जो होता है ये पेकाइटिन के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। आगे आता है डिप्लोटीन। यहां पर सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटिन में बना था वो डिसअपीयर हो जाता है। अब यहां पर ये जो रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट है वो सेपरेट होकर के एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक जगह जाकर के ऐसे जुड़े रह जाते हैं ऐसे। और ये जो एक जगह से जो जुड़ना है वो एक्स शेप का होता है। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को काइजमेटा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि काइजमेटा कब बनता है? वो डिप्लोनिमा या डिप्लोटीन के अंदर बनता है। यहां तक की भी बात ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो oocytes का, oogenesis के अंदर oocytes की बात करते हैं, तो डिप्लोटीन के यहां पर आकर के कई महीनों से कई इयर्स तक जो है वो अरेस्टेड कंडीशन में डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन में oocyte होता है, बाद में ये प्यूबर्टी के दौरान ये वापस रिज्यूम किया जाता है। डाइकाइनेसिस, ये टर्मिनलाइजेशन होता है काइजमेटा का। काइजमेटा जो बना था वो टर्मिनाइज हो जाता है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं, और मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होकर के पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, और फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, और यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के स्पिंडल के वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। एनाफेज में सेपरेट होकर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर के जो सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड तो जुड़े रहते हैं लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और ये सारे और ये जुड़े कहां रहते हैं? सेंट्रोमियर के वहां पर, और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना चालू करते हैं। टीलोफेज के यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीपेयर होना चालू होता है। टीलोफेज में ये कहता है जो प्रोफेज होता है उसका उल्टा।
तो यहाँ पर रिवर्स टू प्रोफेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है और इस तरह से इसको कहा जाता है, डायड कहा जाता है। जब टेलोफेज फर्स्ट होता है तो साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोस्टली तो साइटोकाइनेसिस की बात अपन करते हैं तो यहाँ पर बहुत छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इस शॉर्ट इंटरफेज को आप शॉर्ट इंटरफेज होता है, शॉर्ट इंटरफेज के बाद में आगे फॉलोड होता है वो किसके थ्रू, मियोसिस सेकंड से। अब ये शॉर्ट स्टेज दो मियोटिक डिवीजन के बीच में जो शॉर्ट स्टेज आती है उसको इंटरफेज नहीं करके उसको क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरफेज में तो डीएनए का डबल होना होता है, यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है इसलिए इसको इंटरकाइनेसिस कहा है और जहां डीएनए का डबल होना होता है उसको इंटरफेज कहा जाता है। फिर आप देखो ये प्रोफेज है, प्रोफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप ये ऐसे हुए, मेटाफेज प्लेट पे आए, एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ काइनेटोकोर से जुड़ करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल की तरफ ले जा रहे हैं। टीलोफेज में 2 डॉटर सेल्स बनी है और टीलोफेज में जो 2 डॉटर सेल्स बनी है ऐसा होता है, देखो ये पहले एक होता है, एक से कितना बनता है, ये एक से 2 बनता है, ठीक है। जैसे ये 2n है, ये n है, ये n है, फिर वापस इससे कितना बनता है, फिर ये n बनता है, n बनता है, फिर ये n बनता है और n बनता है, ऐसे। तो ये वाली कंडीशन आती है तो 1 से 4 बनता है। ये देखो n से n बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा रिजेंबल कर रहा है, ये तो एक माइटोसिस की तरह बिहेव कर रहा है। प्रोफेज सेकंड साइटोकाइनेसिस की जस्ट बात होता है, क्रोमोसोम वापस कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस जो है डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई, डिसअपियर होना चालू हो जाती है। मेटाफेज सेकंड के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स इक्वेटर पे तो वो क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर पर क्रोमोसोम अलाइन होने के बाद में ये माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के काइनेटोकोर से सिस्टर क्रोमेटिड को खींच करके ले जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ। एनाफेज सेकंड आ जाएगा और ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होकर के क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ वापस जो है एनाफेज के लिए रेडी होंगे, अपोजिट रेडी होकर के अपोजिट पोल की तरफ काइनेटोकोर से खींचते हुए अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड्स जो है वो जा रहे होंगे और अपोजिट पोल पर जाने पर ये शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर, ये बात तो हो गई कि काइनेटोकोर से खींचते काइनेटोकोर से जुड़ करके अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। फिर आता है टीलोफेज। अरे टीलोफेज तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा प्रोफेज था, लेकिन जस्ट उसके उल्टे। प्रोफेज में जो हुआ जस्ट उसका जो खोया है वो वापस पाएंगे और जो मिला है उसको खो देंगे, ऐसी कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। पहले न्यूक्लियर एनवेलप क्या हुआ था, डिसअपियर, ये वापस आ जाएगा साइटोकाइनेसिस की वजह से। अब रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल्स और यहाँ पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। ये रिवर्स टू प्रोफेज कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखिए प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज सेकंड एक तरह का क्या है, ये कहने के मियोसिस सेकंड एक तरह से क्या है, माइटोसिस है। ये सेम कंडीशंस आपको माइटोसिस जैसी मिलेगी और यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन भी बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है पेकाइटिन के अंदर, तो नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपने देखना कि पेरेंट्स की कंपेयर में प्रोजेनी सेल्स के अंदर जो है न्यू वेरिएशंस डेवलप हो चुके हैं। यहाँ टीलोफेज सेकंड तक आते आते 4 सेल्स बन चुकी है और ये 4 सेल्स मियोसिस सेकंड तक कंप्लीट हो गई है। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंजर्व करता है क्रोमोसोम के नंबर को। अगर क्रोमोसोम के नंबर कंजर्व नहीं हो, सपोज अपन 23 हैप्लॉइड है ह्यूमन और 46 डबल है, 23 से डबल हो जाए 46 का फिर डबल, 46 जुड़ जाए फिर 92 हो गए, 92 जुड़ जाए 184 हो जाए, तो क्रोमोसोम की हमेशा तो नंबर्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नेचर क्या करता है, पहले आधा करता है फिर डबल करता है। अरे जिस वैल्यू का आधा करके डबल करेंगे तो वो वैल्यू वही तो हो जाएगी कि 100 का हाफ कितना 50 और 50 का डबल कितना 100। तो ये कॉन्सेप्ट हाफ डबल और हाफ डबल के कॉन्सेप्ट में हमेशा प्लॉइडी मेंटेन रहती है और हाफ या रिडक्शन करने का काम कौन करता है, मियोसिस करता है। इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। अपन ने पढ़ा कि जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन, पेकाइटिन, और पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर से
जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, और ये न्यू कॉम्बिनेशंस किसके लिए बेटर रहते हैं? ये इवोल्यूशन के लिए, है ना, जिसको जैव विकास कहते हैं। म्यूटेशंस भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये नेचुरल, ये ना सडन नहीं है, ये ग्रेजुअल मोड में जो चेंजेस आते हैं उससे नई स्पीसीज तैयार होती है। और ये नई स्पीसीज तैयार होने तक का जो प्रोसेस है, इसमें कौन सी डिवीजन की बात आती है? मेयोसिस की। ये जो डिस्कशन हुआ है, ये आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन का है। सारी की सारी बातें जो लाइंस हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में से मैच कर लेना, या आप कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हो। और इसी को मेरा मकसद है कि आपको एक बार क्यों ना इसको ब्रीफ करके रिवाइज करवा दूं। तो ये जो क्लास थी, ये अचूक वन शॉट क्लास फॉर नीट 2026 टू बी हेल्ड ऑन 21 जून, जिसको शॉर्ट में बोले तो री नीट। क्या समय आ गया है, नीट नीट कहते कहते अब मुझे बोलना पड़ेगा री नीट। ऐसा हुआ ही क्यों? एक ही बार में अच्छा एग्जाम हो जाता, अच्छे से आपके रिजल्ट्स आपके सामने होते हो, और अब काउंसलिंग की तैयारियां होती है। लेकिन जो उस नियति को मंजूर है, अपन को भी मंजूर होगा। बस आप इस समय का प्रॉपर यूटिलाइज करें। आपने जिसने अभी इस समय को, इस टाइम को जिसने सही बुना लिया, वो मंजिल की तरफ पहुंचेगा। तो आप आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर की सारी बातें आज आपसे जो डिस्कस हुई है, वो बायो उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बताई जा रही है। आपके साथ बायो उत्थान एकेडमी हमेशा आपके साथ, आपका मोटिवेशन, आपके लिए अलग अलग तरह की क्रिएटिव कंटेंट लाने के लिए, आपके फ्यूचर में हमेशा साथ देने के लिए बायो उत्थान एकेडमी प्रतिबद्ध है। आज का जो लेक्चर हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़े, सारे एमसीक्यू सॉल्व करें। समय मिलेगा तो अपन वापस एमसीक्यू सीरीज और बहुत सारे अपडेटेड और भी टास्क अपने पास हैं। अभी फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें, कोर्स अपन 21 जून से पहले ही कवर हो जाएगा, और फिर अपन रिहर्सल भी करेंगे किसी क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।